हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता, ई विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई बहुत बाद मिल रहे हैं ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग पाठों को कर रहे थे। पाठ हमारा एक चल रहा था ना, पाठ 7 याद है आपको, वही तो कर रहे थे। तो उसके विषय हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पाठ 7 जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, आपकी इतिहास की किताब से। उससे पहले बोलिए आप सब कैसे हैं, सब बढ़िया कि नहीं। सबसे पहले ये पूछना चाहती थी, मैं भूल गई, सबको बढ़िया रहना है, बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी चीज़ की परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बताना, किसी भी तरीके की, ठीक है। और हाँ, आ जाते हैं भाई हमारे विषय पे। इसको नहीं छोड़ना चाहती मैं, नज़दीकी से एक तरफ गोंड की ओर, ठीक है भाई। गोंड वो ग्लू वाला गोंड की बात नहीं हो रही है। गोंड एक जनजाति का नाम है, एक आदिवासी का नाम है, आदिवासी समुदाय का नाम है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अहोम होता है, नागा होता है, संथल होता है, मुंडा होता है, वैसे गोंड साम्राज्य की भी यहाँ पे बात चल रही है। इसलिए बात चल रही क्योंकि गोंड साम्राज्य बहुत ही ज्यादा प्रभुत्व था, बहुत ज्यादा विस्तार रूप से फैला हुआ था और इसमें 70,000 गांव आते थे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और आप जानते हैं कि जिसका आप कह सकते हैं जिसका बहुत ज्यादा विस्तार रूप से फैला होता है, बहुत ज्यादा संपन्न होता है, उन्हीं को थोड़ा जाना भी जाता है। अब अपनी कक्षा में देख लीजिए, कक्षा के अंदर कोई एक लड़का एक लड़की पक्का होगी जो ना टीचर की फेवरेट होगी, बहुत ज्यादा मनपसंद होगी, और उसको सबसे ज्यादा तुम चौक लेकर आओ, तुम डस्टर लेकर आओ, कि तुम अपनी किताब दो, उसी को सबसे ज्यादा उसी को मिलता होगा। बहुत तो आप में से बहुत हो गया ऐसे, है ना। तो भाई इसमें भी ये बताया कि कुछ ऐसे जनजातियां भी होते जिनको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्णता दी जाती है, और उनमें से गोंड आता है। तो यहाँ पे गोंड नाम कैसे पड़ा इनका, बहुत साधारण सी बात है कि आप जो जानते हैं जनजातीय ये सब कहाँ रहते हैं, अलग रहते हैं, शहर गांव इन सबसे अलग परे रहते हैं। अपनी संस्कृति इनको बांटना नहीं अच्छा लगता, संस्कृति इनकी अपनी शांति से रहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो जंगल हो गए, रेगिस्तान हो गए, पहाड़ी इलाके हो गए। तो ये कहाँ रहते थे, ये रहते थे जंगलों में, वनों में रहा करते थे। इनका बहुत बड़ा वन था, वन का नाम था गोंडवाना, तो इनका खुद ब खुद गोंड नाम पड़ गया, ठीक है। अब ये क्या करते थे, इनका मैंने जैसे बताया बहुत ज्यादा विस्तार रूप से फैला हुआ था गोंडवाना, ठीक है। और ये गोंड जो थे ये बहुत ज्यादा मात्रा में थे, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में थे। ऐसे नहीं 50 से 100 लोगों का कबीला, बहुत ज्यादा लोग थे। तो क्या करते थे, ये बहुत बड़ा इनका एक आप कह सकते हैं वंशज था, एक बहुत बड़ा गोंड समुदाय था। तो ये लोग इसको बांट देते थे, 15 इधर 15 इधर 15 इधर, ठीक है। तो बांट देते थे, यानी कि कुलों में बांट देते थे, और उस हर एक कुल को एक राजा जरूर चलाता था, ठीक है। हर एक कुल को एक राजा या राय चलाता था। देखिए, दिल्ली के सुल्तानों के पतन के बाद कई गांवों पर कई गोंड साम्राज्य हावी हो गए थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर एक छोटा छोटा गोंड बहुत ज्यादा वो आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो। कोई छोटे होते हैं तो कोई बड़े होते हैं, है ना। तो हर जो भी छोटे छोटे गोंड साम्राज्य होते थे, छोटे छोटे गोंड समुदाय होते थे, जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते थे, वो उस पर हावी कर ले रहे थे और खुद को बढ़ाने लग गए थे। जैसे ले लीजिए, एक उदाहरण के रूप में ले लीजिए, मेरे साथ 10 लड़कियां हैं और आपके साथ सिर्फ 2 लड़कियां हैं, ठीक है। आपको खेलना है चिकलेट्स और मुझे खेलना है चेन चेन, ठीक है। तो बात किसकी मानी जाएगी, मेरी मानी जाएगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा भारी मात्रा में लड़कियां हैं, ज्यादा ताकतवर हूं मैं, है ना। वैसे ही गोंड समुदाय जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता था वो एक दूसरे पे हावी कर लेते थे और खुद का साम्राज्य बड़ा बना लेते थे। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, यहाँ पे अकबरनामा की भी बात हुई। हमें गोंड समुदाय के बारे में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक से पता चलता है, खुद अकबरनामा, यानी कि अकबर के बारे में जो अबुल फजल ने जो किताब लिखी थी, उसके अंदर भी गोंड साम्राज्य का विस्तार रूप से लिखा हुआ है। उसमें ये पंक्ति लिखी गई है कि अकबरनामा ने गोंड राज्य के गरहा कटंगा का उल्लेख किया है। गरहा कटंगा इनके आप कह सकते हैं इनके वंशज का नाम है, गरहा कटंगा, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि 70,000 गांव पड़ते थे इनके अधिग्रहण में, 70,000 गांव के ये मालिक थे, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या पड़ गई, गरहा कटंगा की सारी बनाई हुई चीजें हैं, ठीक है। गरहा कटंगा एक वंशज का नाम है, ठीक है। राज्य को गोंड कबीले द्वारा नियंत्रित गढ़ में विभाजित किया गया था। अब जैसे कि मैंने बताया कि गोंड जो समुदाय था बहुत बड़ा था, बहुत सारे लोग थे इसके अंदर, तो इसको विभाजित कर दिया गया था, टुकड़ों में बांट दिया गया था
और हर उस टुकड़े का या हर उस कबीले का एक राजा था। हमने जैसे पीछे पढ़ा तो इसमें क्या बताया गया, इनको 84 अंकों में बांट दिया गया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ ले लीजिए, एक इसको एक 84 में बांट दिया। 84 को अंग्रेजी में 84 कहते हैं दोस्तों, इसको 84, इसको 84, ऐसे से करके बांट दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, 84 में से भी और विभाजित करा गया 12-12 में। ठीक है, तो 84 में से 12-12 गांव, 84 में 12-12 गांव, ऐसे से करके कर दिया गया था। और हर एक गांव का मुखिया तो जरूर होता था। ठीक है, विभाजित कर दिया गया था। पहले 84 में विभाजित करा था, फिर से बरहोट में विभाजित करा था। बरहोट यानी कि 12 गांव में विभाजित करा था। ठीक है, तो 2 तरीके के विभाजन हुए हैं। पहले तो पूरे साम्राज्य को 84 में विभाजन करा और उसके बाद हर 84 को 12 में विभाजन कर दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जैसे कि मुगलों का एक साम्राज्य था, राजपूतों का एक साम्राज्य था, सिखों का साम्राज्य था, मराठाओं का साम्राज्य था, वैसे ही आदिवासी की श्रेणी में ये गरहा कटंगा का वंशज साम्राज्य था। यानी कि ये पहला गोंड जनजाति थी जिसने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया था, जो सिर्फ एक जाति बनकर ही नहीं रह गई, कबीला बनकर ही नहीं रह गई, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना डाला। ठीक है, और वो साम्राज्य का नाम था गरहा कटंगा। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान मिलना शुरू हो गया था और वे प्रभावशाली हो गए थे। गोंड प्रमुख अब राजपूत के रूप में संबोधित करना चाहते थे खुद को। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे एक ये जो गरहा कटंगा है उनके एक राजा थे। ठीक है, ये आपके गोंड ही राजा थे। तो गोंड राजा इन्होंने क्या करा, उस वक्त पे ये भी जानते ही थे कि ब्राह्मणों के पास भाई बहुत अच्छी खासी ताकत है, वो आपको किसी भी आप जाति में हो तो वो आपको क्षत्रिय बना सकते हैं, और इनका मन था क्षत्रिय बनने का। ठीक है, तो भाई क्षत्रिय बन गए थे ये। और फिर ये मतलब होना चाहिए ना आपको, आप भले कितने भी राज्य लूट लो, लेकिन आपको अपना मतलब बदलवाना ही पड़ता है आपको। अगर आपकी जाति छोटी है, नीची जाति की, तो आप ब्राह्मण से कोई अनुष्ठान करवा के आप अपनी जाति को पहले बदलना पड़ेगा, पहले आपको क्षत्रिय की श्रेणी में आना पड़ेगा। उदाहरण के लिए ले लीजिए, गरहा कटंगा गोंड राजा था एक, अमन दास करके, मैं इसी की बात कर रही हूँ कि इन्होंने खुद को क्षत्रिय में बदल लिया था, ये राजपूत बन गए थे। ठीक है, तो संग्राम शाह की उपाधि मिली उनके बेटे दलपत। ठीक है, संग्राम शाह ने क्या किया, उन्होंने ब्राह्मणों की मदद ली, उनको थोड़ा सा भूमि अनुदान दे दिया, थोड़ी जमीन दे दी, वो खुश हो गए। उसको जो भी जाति वाति में आता था उनको बदल के उनको क्षत्रिय बना दिया गया। ठीक है, अब आपको पता ही है, अगर राजा बनना है किसी और वंशज का तो आपको क्षत्रिय कहलाना ही पड़ेगा। कबीले और जनजातियों में ये सब नहीं माना जाता कि क्षत्रिय कहलाना पड़ेगा राजा बनो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप बाहरी दुनिया में निकल रहे हो तो आपको क्षत्रिय कहलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले अमन दास ने खुद को क्षत्रिय बना लिया। ठीक है, अमन दास का एक बेटा था दलपत। ये देखिए, अमन दास का एक बेटा था दलपत। इन्होंने किससे विवाह करा, इन्होंने दुर्गावती से विवाह करा। दुर्गावती कौन थी दोस्तों, दुर्गावती चंदेल राजपूत थे। राजपूतों की भी एक अलग अलग वो होती है ना, चंदेल, मारवाड़ी राजपूत ऐसे होते हैं ना, तो चंदेल राजपूत थे एक, उनकी पुत्री थी। उन चंदेल राजपूत का यहाँ पे नाम दे रखे, देखिए सलभवान नाम था उनका, वो चंदेल राजपूत थे, महोबा के राजपूत थे। महोबा एक शहर है, महोबा के ये राजपूत थे, इनका नाम था सलभवान। तो सलभवान की बेटी थी दुर्गावती, और दलपत और दुर्गावती की फिर शादी हो गई। कुछ वक्त बाद दलपत की भी मृत्यु हो गई थी। गढ़ा कटंगा हाथियों का निर्यात करके धन से समृद्ध था। मुगलों ने वहां से कीमती सिक्के और हाथियों को पकड़ लिया। क्या हुआ था दोस्तों, इस तस्वीर से थोड़ी और कहानी हम आगे जानते हैं कि दलपत जो अमन दास के पुत्र थे, उन्होंने दुर्गावती से ब्याह किया था। दुर्गावती किसकी बेटी थी, सलभवान की। सलभवान एक राजपूत राजा थे, चंदेल राजपूत थे, महोबा शहर के। तो क्या हुआ कि इन्होंने शादी करी, दलपत कुछ वक्त बाद मर गया, लेकिन उनका एक पुत्र था। ठीक है, वीर नारायण नाम का एक पुत्र था। तो अगर आपके पास आपका वंश है, आपका बेटा है, तो आपका वंशज आगे बढ़ सकता है। अगर बेटी है, ऐसा कोई भी नहीं होता ना वंश, तो बहुत गिद्धों की नजर पड़ जाती है भाई साम्राज्य में। तो इनका बेटा था, वो बहुत अच्छी बात थी। बेटा और दुर्गावती दोनों ने जंग में बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी, क्योंकि आप कह सकते हैं जो गवर्नर नहीं होते हैं, ये मुगलों में गवर्नर होते हैं,
इनकी बहुत गंदी एक गिद्ध वाली नजर पड़ गई थी भाई गढ़कटंगा के ऊपर। ठीक है, तो भाई गढ़कटंगा पे बहुत बुरी नजर पड़ने के बाद क्या ही होता, वो पूरी की पूरा साम्राज्य डूब गया, वो नहीं लड़ पाए। वैसे तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर ये लोग थे, इनके पास अच्छी खासी सेना थी, लेकिन ये मुगलों के सामने नहीं टिक पाए। इनकी बेटे की भी मृत्यु हो गई थोड़ी देर बाद, और इनकी भी, इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं करा और इनकी मृत्यु हो गई। दुर्गावती और बेटे दोनों की मृत्यु हो गई। राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। राज्य में एक खास बात थी कि राज्य पूरा हाथियों से भरा हुआ था। बहुत समृद्ध राज्य था गढ़कटंगा। हाथी, बहुत सारे हाथी ये लोग लेते थे अपने पास, कब्जा कर लेते थे या फिर उनको लूटते थे और उसके बाद उनको किसी और को बेचते थे, तो काफी ज्यादा पैसा मिलता था। तो ये कुछ हाथी का व्यापार करते थे। तो बहुत सारे हाथी मिल गए थे उस मुगल गवर्नर को, मुगल राज्यपाल को, जो इनके राज्य को लूटने के लिए आया था। फिर क्या हुआ, राज्य पर कब्जा करने के बाद मुगलों ने चंद्रशाह कौन है, वीर नारायण के चाचा है चंद्रशाह दोस्तों। जो भी बची कुचा, जो भी शेष राशि थी, वो सब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने दे दिया था चंद्रशाह को, जो थे वीर नारायण के चाचा। अब बचा कुचा राशि क्या ही बचा होगा, कितना ज्यादा साम्राज्य कमजोर हो गया था क्योंकि उसको पूरा लूट लिया था मुगलों ने। ठीक है, बचा कुचा चंद्रशाह को दे दिया था और चंद्रशाह उस बच्चे कुचे से आगे साम्राज्य को नहीं चला पाया, और बाद में मराठा और बुंदेल जैसी मजबूत ताकतों के आने के बाद गिर गया, और मुगल ही नहीं, उसके बाद राजपूत, मराठा, सिख सब आने लग गए। ठीक है, तो इसके बाद पूरा का पूरा गढ़कटंगा डूब गया। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी दलपत के गुजर जाने के बाद से। दुर्गावती और वीर नारायण ने बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा वीरता से लड़े और फिर मृत्यु के घाट उतार दिए गए, और फिर जो भी बचा कुचा शेष राशि थी वो वीर नारायण के चाचा को दे दिया गया। ठीक है, चंद्रशाह को। तो यहीं से गढ़कटंगा खत्म हो गया था पूरा। ठीक है, ये हमारा विषय था पूरा। मैंने इसको अच्छे से हर एक पात्र को आपको बार बार इसलिए बताया क्योंकि आ जाता है ऐसे करके। तो दूसरा जो हमारा है विषय वो है नजदीक से एक तरफ अहोम। ठीक है, अब हम अहोम के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर पूर्वी, हमारे भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में अहोम पड़ते हैं, जिसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। वहां से एक कबीले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू। दूसरी वीडियो में मिलते हैं उस वाले विषय के साथ। ठीक है, अपना ध्यान जरूर रखना। टेक केयर एंड बाय।